So today we are starting with our next topic and that is the C4 pathway. ठीक है, as we have discussed in our previous lectures that according to the type of organic acid form, ठीक है, किस तरह की ऑर्गेनिक एसिड बनती है उसके बेसिस पे हमारे पास कितने तरह के प्लांट्स हैं, दो तरह के प्लांट्स हैं. ठीक है, C3 प्लांट्स हैं जिनके अंदर C3 पाथवे चलता है जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं. एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज द C4 प्लांट्स. ठीक है, C4 प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कौन सा पाथवे चलता है, C4 पाथवे चलता है. और कहते हैं कि दोनों प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं. तो हमेशा याद रखिए कि इन द C3 प्लांट्स, ठीक है, बनने वाली जो ऑर्गेनिक एसिड है वो एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होती है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड? इट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है बेटा, इन शॉर्ट इट इज नोन एज PGA. तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगर बनती है तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी प्लांट है, C3 प्लांट है. और अगर हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनती है जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, तो फिर हमारे पास कौन सी प्लांट है, C4 प्लांट है. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं C4 पाथवे के बारे में, यानी ये ऐसे प्लांट्स के अंदर ये पाथवे ऑपरेट करता है जो कैसे प्लांट हैं, C4 प्लांट्स हैं. ठीक है बेटा, देयर आर सम स्पेशल फीचर्स दैट आर यूनिक टू द C4 प्लांट्स ओनली. ठीक है, कुछ खास तरह के फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर ही देखे जाते हैं. तो नंबर 1 है उसका करेक्टर कि प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशंस दे हैव C4 पाथवे. ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कहते हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस के अंदर जो है वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, हाई टेम्परेचर रेंज के अंदर जो है वो इजीली सरवाइव करते हैं, उनको किसी तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचता है. ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जो है वो गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं. ठीक है, फिर कहते हैं कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 प्लांट का कि इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो एक 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होती है and that is known as the oxaloacetic acid. ठीक है बेटा, नंबर 1 they are adapted to dry tropical regions. That means they can face harsh conditions, they can gain more and more sunlight. And number 2 is कि उनके अंदर एक ऑर्गेनिक एसिड बनती है और वो ऑर्गेनिक एसिड एक 4 कार्बन वाली ऑर्गेनिक एसिड है जिसका नाम है oxaloacetic acid. ठीक है बेटे, पर अब तीसरी बात जो उसने बताई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो कहते हैं कि बेशक ये प्लांट C4 प्लांट है पर ऐसा नहीं है कि उनमें सिर्फ C4 पाथवे ही चलता है. इसके अलावा इन प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के अंदर, कुछ ऑर्गन्स के अंदर C3 पाथवे जो कि मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है वो भी ऑपरेट करता है. मतलब ऐसे प्लांट है जिनमें C3 पाथवे भी चलेगा और C4 पाथवे भी चलेगा. ओके बेटे, उसके बाद देखिए फिर आगे उसने आपको बताया है कि C4 प्लांट्स जो हैं वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से स्पेशल होते हैं. नंबर 1, अगर इन प्लांट्स की आप लीफ एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है, अगर आप इनके लीव्स ले लेते हैं और उसका वर्टिकल सेक्शन कट करके देखते हैं तो कहते हैं कि लीव्स जो है वो कुछ खास तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर रखते हैं, उनमें सेल्स का एक खास इंटरनल स्ट्रक्चर है. ठीक है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकती हैं. और हाई लाइट इंटेंसिटीज जो है, ठीक है, उनमें इनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा होता है और इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है जितना ज्यादा इनको टेम्परेचर मिलता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल बताया था कि अगर ज्यादा से ज्यादा धूप मिलती है शुगर केन को, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट उसको मिलती है तो उसकी वजह से वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि उसके स्टेम जो है वो बहुत मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे और हमें ज्यादा क्वांटिटी में शुगर मिलेगी. ठीक है बेटे, अब लीफ एनाटॉमी की बात यहाँ पे की गई है तो आपको कहते हैं कि यहाँ पे जो लीफ एनाटॉमी होती है, ठीक है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी. सी द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमने लिखा है बेटा मूवमेंट. यस, देखो बेटा यहाँ पर कहते हैं कि अगर इनके लीव्स जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको हम ध्यान से देखें तो आपको पता है कि लीव्स जो है उसके अंदर जो उसके सेंट्रल पोर्शन है, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल पोर्शन जो है लीव का, ठीक है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसे कौन ऑक्यूपाई करते हैं, बंडल शीथ सेल्स ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, मेसोफिल सेल्स ऑक्यूपाई करते हैं. तो कहते हैं कि जो C4 प्लांट है उनकी खास बात ये है कि अगर हम इनके वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उनको ध्यान से देखें, वेस्कुलर बंडल्स में क्या आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज आ जाते हैं. ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज की बात करते हैं जो ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं. तो कहते हैं कि C4 प्लांट के लीव्स के अंदर जो इनके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी जो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू है उनके आसपास
एक खास तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो लीफ होगा उसके अंदर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस तो होगी ही, आपने डॉर्सी वेंट्रल लीफ का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हुआ है। और उसके अलावा कहता है कि सेंट्रल पोर्शन में जो मेसोफिल सेल्स है उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उन वेस्कुलर बंडल्स के आसपास बहुत सारी सेल की लेयर होंगी जो उनको सराउंड करके रखेंगी, और ये सेलुलर लेयर्स जो वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड करती हैं इनको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि C4 प्लांट्स जो है उनमें खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें बंडल शीथ सेल्स होते हैं, और इन बंडल शीथ सेल्स की लोकेशन कहाँ पर है, ये वेस्कुलर बंडल्स को कवर करके रखते हैं और इनकी काफी सारी लेयर्स होती हैं। इस तरह की जो लीफ एनाटमी है उसको हम क्रैंज एनाटमी कहते हैं। ठीक है बेटे, अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज क्रैंज एनाटमी, देन यू मस्ट राइट that such type of leaves in which the vascular bundles they are surrounded by numerous layers of bundle sheath cells, such type of leaf anatomy is known as cranch anatomy। ठीक है, कर लेंगे सही बच्चे। उसके बाद देखो बंडल शीथ सेल्स की काफी सारी लेयर्स होती हैं वेस्कुलर बंडल्स के आसपास, और इसके अलावा वो कहता है कि अगर हम लीफ को और ध्यान से देखें तो हमें इसमें काफी सारे क्लोरोप्लास्ट नजर आते हैं। ठीक है बेटे, अगर मैं ये कह रही हूँ कि लीफ के अंदर काफी सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, तो बताइए उसकी लीफ को क्या एडवांटेज होती होगी फिर। यस बेटे, किसी भी लीफ में अगर क्लोरोप्लास्ट काफी सारे हैं तो लीफ को उसकी क्या एडवांटेज होगी, सोचो। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होगा लीफ के अंदर? मोर रेट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। यस, वेरी गुड बेटे। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है उतना ही ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट है, और जितने ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है उसको वो कैप्चर कर सकते हैं, और अगर लाइट उन्हें ज्यादा मिलेगी, और क्योंकि वो ऑलरेडी C4 प्लांट है तो लाइट का उनके ऊपर कोई इफेक्ट तो होता नहीं है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है लाइट को लेने की, तो उतनी ही ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उतनी ही ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, पर अगर जब आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया गया था तब आपको ये बताया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो C3 प्लांट्स होते हैं, और C3 प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट एक पर्टिकुलर लाइट रेंज तक ही लाइट कैप्चर कर सकता है, अगर उससे ज्यादा लाइट उसे मिलती रहती है तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है क्लोरोफिल ए का। ठीक है, और आपको उसके साथ ये भी बताया गया था कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से कौन बचाते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स बचाते हैं, जो 3 तरह के हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ये सभी बच्चों को याद हो रहा होगा। ठीक है बेटे, उसके अलावा वो कहते हैं कि एक और खास बात है इस लीफ एनाटमी की, कि यहाँ पे वो कहते हैं कि जो वॉल्स होती हैं सेल्स की वो थिक वॉल्स होती है। ठीक है, काफी मोटी वॉल्स होती हैं बंडल शीथ सेल्स की, और उसकी वजह से कहता है कि इसमें से गैसियस एक्सचेंज कम से कम होता है। ठीक है, तो आपको बताया था कि अगर कोई भी गैस जो है वो एक बार बंडल शीथ सेल्स के अंदर कैप्चर हो जाती है तो उस गैस का उसमें से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, तो अगर एक बार उन्होंने एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके अंदर एंटर होगी है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा उसके अंदर बनी रहेगी और उसमें से लॉस नहीं होगी, और इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और अगर वहां रुबिस्को एंजाइम है तो आपको ये भी पता है कि रुबिस्को एंजाइम जो है वो उसी गैस के साथ कंबाइन करते हैं जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इन बंडल शीथ सेल्स में हमेशा ज्यादा होगा तो रुबिस्को एंजाइम CO2 से ही बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से नहीं करेगा। इसलिए इसकी एडवांटेज इन प्लांट्स को ये होगी कि इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है बेटे, फोटो रेस्पिरेशन क्या है थोड़े टाइम में आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि C4 प्लांट्स के अगर हमने एग्जांपल देने हैं तो उसके अंदर ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट्स आ जाती हैं। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स हमारी आ जाती हैं जैसे मेज है, ठीक है, सॉर्गम है, और तरह तरह की और मिलेट क्रॉप्स हैं, फॉडर क्रॉप्स हैं जो हम एनिमल्स के लिए उगाते हैं अपने फील्ड में, वो सारी जो है वो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बेटे, आपको कहते हैं कि C4 प्लांट्स के अंदर जो पाथवे चलता है उसको हम C4 पाथवे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने उसका दूसरा नेम लिखा हुआ है, दिस पाथवे वाज फर्स्ट गिवन बाय 2 साइंटिस्ट जॉइंटली, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हैच एंड स्लेक पाथवे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द हैच एंड स्लेक पाथवे इन डिटेल, देन यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड बिकॉज हैच एंड स्लेक पाथवे ही C4 पाथवे है। ठीक है बेटे, आपको ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, फिर उसके बाद एक आपको फ्लो चार्ट नजर आएगा, उसमें वो सारे के सारे इवेंट आपको बताए गए हैं। ध्यान से सुनिए, हैच एंड स्लेक पाथवे जो है उसमें वो कहता है
कि सबसे पहले लीफ के अंदर कौन से सेल्स हमें नजर आते हैं, मेसोफिल सेल्स नजर आते हैं, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स जो हैं आपको पता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से एंटर हुई है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में से एंटर होती है तो सबसे पहले इन्हें कोई मॉलिक्यूल्स रिसीव करते हैं जो उनके प्राइमरी एक्सेप्टर होते हैं। आपने केल्विन साइकिल पढ़ा हुआ है और उसमें आप ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर वहां पे एक 5 कार्बन कंपाउंड था और उसका नेम था RuBP, ठीक है, रुबुलोज बिस फॉस्फेट। पर यहाँ पे क्योंकि ये C4 पाथवे है तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कोई 5 कार्बन कंपाउंड नहीं होता, उसकी जगह पे एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है और उसका क्या नेम है, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, ठीक है बेटे। ये एक बड़ा डिफरेंस है। देखो याद रखना है आपने कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से मेसोफिल सेल्स में एंटर करेगी वैसे ही उसे एक प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो रिसीव करेगा और वो प्राइमरी एक्सेप्टर एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट, ठीक है बेटे। तो ये फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट इसको रिसीव कर लेता है और उसके अलावा वो कहता है कि उन्हीं मेसोफिल सेल्स के अंदर एक एंजाइम भी प्रेजेंट है यहाँ पर, एंड उस एंजाइम का नेम क्या है, PEP कार्बोऑक्सिलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, PEP कार्बोऑक्सिलेज, या फिर शॉर्ट में हम उसको कह देते हैं पेप्केस। ओके बेटे, दो चीजें बताइए आपको कि CO2 enters into mesophyll cells, it is received by a primary acceptor and that is phosphophenol pyruvate or PEP, and later one enzyme is also present in the mesophyll cells and this enzyme is known as PEP carboxylase or you can say पेप्केस। ओके बेटे, अब वो कहता है कि मेसोफिल सेल्स में याद रखिए अगर ये केल्विन साइकिल होता तो फिर मेसोफिल सेल्स में यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होना था, पर क्योंकि ये C4 पाथवे है इसलिए इसके अंदर मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, उसकी जगह पे कौन सा एंजाइम होता है, PEP कार्बोऑक्सिलेज होता है, ठीक है बेटे। तो अब वो कहते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे जब आ जाती है उसके बाद ये एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी फर्दर रिएक्शन जो है उसको कैटालाइज करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। अगर केल्विन साइकिल होता तो वो PGA होना था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होनी थी, पर ये C4 पाथवे है इसलिए इसके अंदर एक 4 कार्बन वाली ऑर्गेनिक एसिड बनती है और उस ऑर्गेनिक एसिड का नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कौन से सेल्स में बनी है, मेसोफिल सेल्स के अंदर बनी है, ठीक है बेटे। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब वो कहते हैं कि ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है जो कि एक 4 कार्बन एसिड है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, मेसोफिल सेल्स में हुआ है और कुछ टाइम तक मेसोफिल सेल्स में रहने के बाद ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो फिर कहाँ चली जाती है, बंडल शीथ सेल्स में चली जाती है, ठीक है बेटे। बंडल शीथ सेल्स में जाने के बाद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो दूसरी 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अभी न्यू बुक के अकॉर्डिंग उनके नेम नहीं दिए हैं पर पुरानी बुक में उसके नेम मेंशन थे, तो आपने याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक एसिड जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है आफ्टर एंटरिंग इनटू द बंडल शीथ सेल ये 2 और 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है जो या तो मालिक एसिड होती है एंड या फिर एस्पार्टिक एसिड होती है, ठीक है बेटे। दिस ऑक्सैलिक एसिड आफ्टर एंटरिंग इनटू द बंडल शीथ सेल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 different types of 4 carbon organic acids which may be malic acid, MALIC malic acid और aspartic acid, all right। उसके बाद वो कहता है कि चाहे हमारे पास मालिक एसिड है या एस्पार्टिक एसिड है बंडल शीथ सेल्स में उन एसिड्स का क्या हो जाता है, फर्दर ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन होने के बाद ठीक है 2 चीजें बनती हैं उससे, देखिए ध्यान से 2 चीजें बनती हैं, एक तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक उससे 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। सारी चीजें किसके अंदर हो रही हैं, अब बंडल शीथ सेल्स में हो रही हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कौन से सेल्स में बनी थी, मेसोफिल सेल्स में बनी थी, वो फिर बंडल शीथ सेल्स में चली गई और वहां पे या तो मालिक एसिड में कन्वर्ट होगी या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगी और दोनों ही एसिड चाहे जो भी हैं उनका फर्दर ब्रेकडाउन हो गया और ब्रेकडाउन होकर उसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो बन गया, ठीक है बेटे। यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है याद रखिए वो बंडल शीथ सेल में ही रहेगी क्योंकि अभी अभी मैंने आपको लीफ की एनाटॉमी समझाई है कि बंडल शीथ सेल्स की जो लेयर्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, तो अगर उसमें कोई गैस प्रेजेंट है तो वो उनमें से बाहर नहीं जा पाती,
इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है जितनी भी बनी है वो बंडल शीट सेल्स में ही रहेगी, पर ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल फिर से किस में लौट जाएगा, वापस मेसोफिल सेल्स में चला जाएगा। ठीक है, फिर से सुनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रेकडाउन के बाद बनी है वो बंडल शीट सेल्स में ही रहेगी, पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो किस में वापस चला जाएगा, मेसोफिल सेल्स में वापस चला जाएगा। ठीक है बेटे, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल मेसोफिल सेल्स में चला गया है, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या है, वही है जो आपने जहां से शुरुआत की थी, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, वही है जो उन ऑर्गेनिक एसिड्स के ब्रेकडाउन के बाद मिला है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से मेसोफिल सेल्स में फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है वो वापिस आ गया। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे वही रिएक्शन द्वारा चलने लग जाएगी, और CO2 आनी है, देन ये सब जो भी है। ठीक है, पर हम यहाँ पे द्वारा कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो बंडल शीट सेल्स जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रह गई है। अब वो कहता है कि बंडल शीट सेल्स जो है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट सेल्स में कौन से पाथवे के अंदर एंटर करती है, C3 पाथवे में एंटर करती है, कैल्विन पाथवे में एंटर करती है। तो याद रखिए कि अगर हम नॉर्मल C3 प्लांट्स की बात कर रहे होते तो उसमें एक ही तरह के सेल्स थे, मेसोफिल सेल्स, और उसी के अंदर कैल्विन साइकिल चलता था। पर अगर हम C4 प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 तरह के सेल हैं, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। और याद रखिए वहां पे मेसोफिल सेल्स में कैल्विन साइकिल या रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, बंडल शीट सेल्स में होता है। ठीक है, तो बंडल शीट सेल्स जो में क्या एंटर कर गई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वहां पे वो कहता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर किस में पार्टिसिपेट करती है, कैल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करती है। और पूरा का पूरा कैल्विन साइकिल जो आपने पहले स्टडी किया है वो उसी तरीके से जो है यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में चलता है। ठीक है बेटे, और इसमें एक चीज उसने और बताई है कि बंडल शीट सेल्स जो है उसके अंदर एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट है, दैट इज रुबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो फिर ये एंजाइम जो है वो कैल्विन साइकिल जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सिंपलेस्ट शुगर मिलते हैं। पर एक चीज खास है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया कि बंडल शीट सेल्स की वजह से क्योंकि उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज नहीं होने देती, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लॉस नहीं होता। और दूसरी बात, कहीं से भी रुबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पे सिर्फ कार्बोऑक्सिलेज की तरह ही बिहेव करता है, वो ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है बेटे, इसीलिए C4 प्लांट्स जो है उसमें हमें 100% शुगर्स मिलते हैं और प्रोडक्टिविटी भी 100% होती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें कि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता था और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो जाती थी, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, वो यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ these C4 प्लांट्स के C4 प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रुबिस्को एंजाइम जो है उसकी हेल्प से जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीट सेल्स व्हिच आर इम्परमीडियस टू गैसियस एक्सचेंज। ओके बेटे, देखो यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में जो फ्लो चार्ट है वही फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है बेटे, देखो यहाँ पे मेसोफिल सेल्स आपको नजर आ रही है, और एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस आई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है। अब सभी बच्चों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको मेसोफिल सेल्स में कौन रिसीव करेगा, उसका प्राइमरी एक्सेप्टर रिसीव करेगा। बताइए उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है मेसोफिल सेल्स में? यस, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर हियर? हाँ जी, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड instead of a 5 carbon compound. What is the name? Yes, what is the name? Phosphophenol pyruvate. Yes, but it is also written here in the flow chart. देखो phosphophenol pyruvate, which is the 3 carbon compound. It is the primary acceptor of carbon dioxide, and later on carbon dioxide का fixation हो जाता है। fixation होने के बाद क्या बनती है, एक C4 एसिड बनती है, वो भी आपको पता है कि वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, और वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ से फिर आगे चले जाती है किसमें, बंडल शीट सेल्स में। ठीक है बेटे,
तो फिर बंडल शीट सेल्स जो है उसके अंदर वो C4 एसिड अदर C4 एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो या तो मालिक एसिड है या फिर एस्पार्टिक एसिड है। और उसके बाद फिर क्या होता है, उन एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें से फिर से एक C3 कंपाउंड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट सेल में ही बनी रहती है। पर C3 एसिड जो है वो किस में चला जाता है, मेसोफिल सेल्स में चला जाता है। और मेसोफिल सेल्स में वो फिर से फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट ही है वो एक्चुअली, और वो वही रिएक्शन फिर से करने लग जाता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बंडल शीट सेल्स में रह जाती है वो आगे केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करती है और क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है, बिकॉज यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट है। और वो रुबिस्को एंजाइम जो है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये केल्विन साइकिल होता तो उसमें रुबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल्स में होना था, पर क्योंकि ये C4 पाथवे है इसलिए इसके अंदर रुबिस्को एंजाइम मेसोफिल टिश्यू में नहीं है, उसकी जगह पे कहाँ पे प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट है। ओके बेटे, ये चीज क्लियर होगी सभी बच्चों को? ठीक है, इसको आज ही पढ़ लेंगे, नहीं तो ये तुम्हारे माइंड से निकल जाएगा। ये सारी चीजें मैं फिर से नहीं रीड करूंगी, बिकॉज ये वही है जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाया, ये वैसे ही लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो अपनी बुक को ध्यान से देखो, हम लोग पेज नंबर 221 पर है बेटा। ठीक है, उससे पहले हमारा एक टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन का। ठीक है, उसके बाद एक टेबल हमें नजर आ रहा है, वो टेबल फिल नहीं है, वो खाली है टेबल। ठीक है, पर अब आपको C3 और C4 प्लांट्स जो है उसमें डिफरेंसेस पता लग गए हैं, क्योंकि आपने C3 पाथवे भी पढ़ लिया, केल्विन साइकिल भी, और C4 पाथवे भी पढ़ लिया है, हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला टेबल NCERT का जो आपके लिए खाली छोड़ा गया है उसको आप फिल करेंगे अपनी समझ के हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि फोटो रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है बेटे, फोटो मीन्स लाइट एंड रेस्पिरेशन मीन्स, रेस्पिरेशन का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा हम जब भी रेस्पिरेशन वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में ऑक्सीजन गैस आ जाती है। ठीक है बेटे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की प्लांट है, C3 प्लांट है और C4 प्लांट है। और C3 प्लांट्स जो है उसमें प्रेजेंट जो रुबिस्को एंजाइम है, क्योंकि उसका फुल नेम है रुबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा उसका नाम है, तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी गैस उसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलती है। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि जो नॉर्मल हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा साइकिल जनरली हमें दिखाई देता है, C3 साइकिल दिखाई देता है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कंसेंट्रेशन की अगर हम बात करें, आपने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है अपनी लोअर क्लासेस में। ठीक है बेटे, तो उसमें आप एक पाई चार्ट पढ़ते थे जिसमें आपको बताया जाता था कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, उसके बाद कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, और उसके बाद आपको बताया जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अलावा अदर गैसेस जो है वो माइनर क्वांटिटीज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा तो नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो इसीलिए जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, उनमें जो प्रेजेंट रुबिस्को एंजाइम होता है, वैसे तो वो ज्यादा अफिनिटी रखता है कौन सी गैस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। और इसीलिए हमारे प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम जो है केल्विन साइकिल का, वो किसके साथ बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। पर सोचिए एक ऐसे सिचुएशन के बारे में कि अगर ऑक्सीजन गैस की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, आपको पता ही है वैसे भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस काफी ज्यादा क्वांटिटी में है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, तो उस केस में कहते हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है कई बार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, तो उस केस में CO2 मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, वो फ्री रह जाते हैं और उनके साथ एंजाइम बाइंड ना करने की वजह से वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज नहीं हो पाते। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो C3 प्लांट से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि C3 प्लांट्स जो है उसमें हमारे पास 100% कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलते। कल भी आपको बताया था 95% हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और 5% जो है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो जाती है, बिकॉज वहां पे रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट करता है, और इसको हम प्लांट्स के रेस्पिरेटरी लॉसेस कहते हैं। ठीक है बेटे, ये चीज पता लग गई है।
अब वो कहता है कि C4 प्लांट के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने अभी आपको बताया कि C4 प्लांट्स जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हमेशा ज्यादा बनी रहती है। वो भी आपको पता है क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट है? बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है। और आपको मालूम है कि बंडल शीथ सेल्स की जो सेल वॉल्स हैं वो उसमें प्रेजेंट किसी भी गैस को बाहर नहीं जाने देती। तो अगर रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है जिसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तो रुबिस्को कभी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं और वो CO2 के साथ ही बाइंड करेगा और 100% कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेंगे और फोटो रेस्पिरेशन वहां होगा ही नहीं। ठीक है बेटे, तो इसीलिए C4 प्लांट्स में ये वाला प्रोसेस जिसे फोटो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी लॉसेस कहते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए C4 प्लांट्स की यील्ड या उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है बेटे, ये चीज क्लियर होगी है। अब वो कहता है कि फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उस दौरान होता क्या है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे जानना है। तो कहता है कि हमेशा अगर केल्विन साइकिल चलता है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। केल्विन साइकिल जो है उसमें हमेशा हमें लास्ट में क्या मिलने हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलने हैं। पर अगर कहता है कि फोटो रेस्पिरेशन की हम बात करें तो देखो C3 प्लांट्स के केस में क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन जो है वो रुबिस्को एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती है। तो इसकी वजह से कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फिर जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या यहाँ पे कहता है, उसने बनाने तो क्या थे, उसने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो बनाना था ना। आपको पता है C3 प्लांट का फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PG होता है। तो बनने तो यहाँ पे चाहिए थी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पर क्योंकि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर गया तो इसकी जगह पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की जगह पे यहाँ पे कोई दो तरह के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाते हैं। देखो बेटे क्या नेम है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के? वन मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट का बन जाता है और एक मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट का बन जाता है। और ये हमेशा कौन से प्रोसेस के दौरान होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन के दौरान होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि लास्ट में होना क्या चाहिए था कि हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलने चाहिए थे, पर यहाँ पे कहता है कि उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हमारे ATPs पे यूज हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलना था वो हमें मिलता भी नहीं है और हमारे ATPs भी यहाँ पे यूज होने की वजह से हमारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाता है और पूरे प्रोसेस के दौरान कोई भी हमें नेट गेन नहीं मिलता ATP या NADPH का, बल्कि हमारे खुद के ATPs और NADPH यहाँ पे यूज हो जाते हैं और अननेसेसरी प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन जो है उसको वेस्टेज के रूप में कंसीडर किया जाता है प्लांट्स। ओके बेटे, देखो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी है। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज द एंजाइम साइड। ठीक है, आपको पता है कि C4 प्लांट्स के अंदर बंडल शीट सेल्स में C4 एसिड का ब्रेकडाउन हुआ था और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रुक गई थी और C3 मॉलिक्यूल वापस चला गया था मेसोफिल सेल्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से रुबिस्को ने किसके साथ कंबाइन किया था? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया था। तो इस वजह से हमें फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं नजर आया था, हमें 100% कार्बोहाइड्रेट्स वहां पर मिले थे। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। पर अगर कहता है कि C3 प्लांट है तो उस केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि C3 प्लांट के केस में रुबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल्स में ही होता है और वहां पे वो मेसोफिल सेल्स में होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो जहां 95% केसेस में वो CO2 के साथ बाइंड करके कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, 5% केसेस में कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर जाता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ जाता है तो 5% हमें रेस्पिरेटरी लॉसेज होते हैं, यानी हमारे CO2 मॉलिक्यूल फ्री घूमते रहते हैं, उनका फिक्सेशन नहीं हो पाता। तो हमें क्या मिलना चाहिए था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलनी चाहिए थी केल्विन साइकिल में C3 प्लांट्स में, पर वो नहीं मिलती है। उसकी जगह पे हमें फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट का एक एक मॉलिक्यूल मिल जाता है और हमारे खुद के ATP वहां पे यूज भी हो जाते हैं। पूरे प्रोसेस में कोई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल नहीं बनते। तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन इस प्रोसेस को कहते हैं और इसे रेस्पिरेटरी लॉसेस माना जाता है प्लांट्स का। तो हर एक जो नॉर्मल प्लांट आपको नजर आते हैं उसमें 5% रेस्पिरेटरी लॉसेज रहते हैं। ओके बेटे, ये चीज क्लियर है? अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो फिर वो मुझे बताएगा। यस स्पीक अप। हाँ जी, ये चीज पता लगी बेटे? किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है? क्लियर है? मैंने कल पूछ लेना दोबारा से फिर। यस मैम।
कल अगर मैं पूछ लूंगी तो आप बता सकेंगे मैंने क्या बताया हुआ है फोटो रेस्पिरेशन एंड C4 पाथवे के बारे में? बता लेंगे बेटे? Yes. एक बार इसकी रीडिंग लेंगे, फिर से रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। फोटो रेस्पिरेशन हमेशा C3 प्लांट से रिलेटेड होता है, C4 प्लांट से रिलेटेड नहीं होता, बिकॉज उसमें क्रैंज एनाटमी होती है। ठीक है, क्रैंज एनाटमी क्या है वो आपको मैं बता चुकी हूँ पहले। ठीक है बेटे, अब उसके बाद एक टेबल दिया हुआ है बुक में, उसको फिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कल उस टेबल की सॉल्यूशन आपके सामने आएंगी, देखते हैं कितने बच्चों का टेबल सही फिल हुआ है, कितने आपके ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है बेटे, क्योंकि दोनों तरह के पाथवे क्लियर हैं तो यू आर एबल टू फिल द टेबल नाउ। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके आपने सही सही जवाब देने हैं और उन ब्लैंक्स को फिल करना है। साइड में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपको कर लेंगे। तो कल आपने ये टेबल फिल करके रखना है, हम इसके करेक्ट आंसर आपको बताएंगे जब भी आपकी कल नेक्स्ट जो भी क्लास होनी है ना। अगर कोई बच्चा पहले कर लेता है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, तो देख लेते हैं कितने बच्चों के करेक्ट है। ठीक है बेटे, एनी क्वेश्चन?